एक दिन की बात है। रानी परी अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की पहाड़ी से नीचे लटकी हुई है और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है। रानी परी उड़कर उसके पास पहुंच गई। लड़की, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मुझे बचा लीजिए, मैं आपको सारी बात बता दूंगी। रानी परी ने उसे पहाड़ से नीचे उतार दिया। मैं रानी परी हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ मौजूद थी। खैर, आप बताओ, तुम पहाड़ी की उस चोटी तक कैसे पहुंची? रानी जी, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मुझे कई कई दिनों तक भूखा रखती है। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे अपने गुंडों से मारने के लिए कह दिया। रानी जी, वही गुंडे मुझे यहाँ उठा कर लाए और मुझे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। उन्हें लगा कि मैं पहाड़ी से नीचे गिरकर मर चुकी हूँ, लेकिन मैं भाग्य से पेड़ की एक टहनी में फंस कर रह गई। जब वे गुंडे वहां से चले गए तब मैंने आवाज लगाना शुरू कर दिया और आपने बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। देखो शबनम, जो होना था वो हो चुका। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा बच गई, लेकिन अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दे रही हूँ। इसे पहनने के बाद कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कहकर रानी परी ने उसे जादुई लहंगा दे दिया। शबनम रानी परी का शुक्रिया अदा कर वापस अपने घर आ गई। घर में उसकी सौतेली माँ और उसके 2 गुंडे मौजूद थे। अरे, ये कलमुही करमजली जिंदा वापस आ गई। सौतेली माँ ललिता जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग तो बड़ा डींगे हाँक रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया। लो, ये महारानी बिल्कुल सही सलामत है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? मार कर भगाओ इसे। मम्मी जी, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, कोई मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या यहाँ? तू भूल गई कि तेरा बाप कभी का मर चुका है। ये मेरा घर है। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। ललिता देवी की धमकी का शबनम पर मानो कोई असर नहीं हो रहा था। वो बड़े ठाठ से सोफे पर बैठ गई। अरे, किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? मार कर भगाओ इसे। ललिता देवी का ये कहना था कि वो दोनों गुंडे शबनम पर टूट पड़े, मगर जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, उन गुंडों को बिजली का झटका लगा। आए, मार डाला इस कमबख्त लड़की ने। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे धनिया, मुझे बचाओ। गब्बू उस्ताद, मैं क्या बचाऊं? मेरी हालत तो खुद खराब है। ये सारा नजारा देखकर ललिता देवी की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। बोली, अरे शबनम बेटी, ये करंट का झटका बंद कर दे। चल, मैंने तुझे माफ किया, अब तू इनको भी माफ कर दे। छोड़ दे बेटी, रहम कर, वरना ये दोनों मारे जाएंगे और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अरे बस कर बेटी, माफ भी कर दे। शबनम के एक इशारे भर की देर थी कि गुंडों को करंट लगना बंद हो गया। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। उसी रात की बात है। शबनम गहरी नींद में सो रही थी। तभी ललिता देवी धीमे से फुसफुसा कर अपने भाई राकेश से बोली, करमजली ने न जाने कौन सा जादू सीख लिया है, सबको करंट का झटका दे रही है। भैया, तुम इसे सोते सोते में ऊपर पहुंचा दो। बेचारे मोहन जी की आत्मा को भी अच्छे से शांति मिल जाएगी। बहना, एक काम करता हूँ, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देता हूँ। अरे नहीं, ऐसे हमारा घर जलने का खतरा रहेगा। उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दो। ठीक है बहना। राकेश तलवार लेकर सोती हुई शबनम के पास आया और जैसे ही उसने तलवार से वार किया, उसे बड़े जोर का करंट लगना शुरू हो गया। अरे अरे, बचाओ दीदी, बचाओ दीदी, कहाँ हो?
जल्दी से मुझे बचा लो। दीदी बचाओ। शबनम बेटी, अब तो मैं कान पकड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। छोड़ दे मेरे भाई को, माफ कर दे बेचारे को। शबनम ने उसे माफ कर दिया। उसी रात अचानक रानी परी शबनम के कमरे में आकर बोली, शबनम, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना। और ये कहकर रानी परी उसे आशीर्वाद देकर हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद से फिर शबनम को किसी ने भी परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अब वो बहुत खुश थी। एक गांव में नैना और निशा नाम की दो बहनें रहा करती थीं। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर के काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता। जबकि निशा का रंग सांवला था, दिखने में वे अच्छी नहीं थी, मगर वे बहुत ही खुश मिजाज और लोगों से घुल मिलकर रहती थी। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता था और खाना भी वे बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेस शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहाँ गईं। नैना दोस्तों को अपने पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, ये कौन काली कलोटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। काला कचकच, अरे इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी नजर से बचने के लिए। वे रूप ही तो ऐसा है। ये सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत रो रहा था, मगर वे चुपचाप ताने सुनती रही और कुछ ना बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी, इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूंगी। मैं करूंगी का क्या मतलब? हर साल तू ही तो करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने ही शरारा लेकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी नहीं पहन पाई। आज भी अलमारी में वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा दीदी, उस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर के काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और दो खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। जैसे ही वो लहंगे पहनने के लिए उठाती है, लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगे हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान पर बेचकर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परी लोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करो और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो, तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ ऐसा देंगे जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। वे जादूगर हमें कहाँ मिलेगा? इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास ही एक गुफा है। वे दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मारकर जादू छीन सकते हो। कल अमावस्या की रात है, वे जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी, ये तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगे की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते। क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाए। नैना, हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने गांव वापस लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा करती हैं। निशा और नैना, गुफा में जाने से पहले तुम दोनों काले रंग के सैंडल पहन लो। जादुई लहंगा कहता है, जादूगर अगर तुम दोनों पे वार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से ही अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काले सैंडल पहनकर गुफा में पहुंच जाती हैं।
जहाँ वे जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि उसका जादू उसे लौटा दे। निशा की ये बात कहते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुमने ये अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी न कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोचो, अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। तुम दोनों तो बस मामूली सी लड़कियां ही तो हो। और वे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी ही पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और वे आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ, मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तभी वे दोनों जादुई लहंगे वहाँ पहुँच गए। निशा और नैना, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियाँ खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और ये कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद कर दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर से जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती हैं और डंडे से उसके सर पर वार करती हैं। उसी समय जादूगर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है। अगले पल जादुई लहंगा दो खूबसूरत परियां बन जाती हैं। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया, वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। और ये कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हैं। अब ये लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती हैं। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है और वे खुशी खुशी रहने लगती हैं। किसी शहर में मीतू नाम की लड़की अपने माता पिता और दो बड़ी बहनों के साथ रहती थी। मीतू का परिवार गरीब था, जिसके कारण मीतू को अच्छे अच्छे खिलौने नहीं मिलते और वो दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते देखती तो उसका मन बड़ा उदास हो जाता। एक दिन वो मेले में अपने माता पिता के साथ गई हुई थी। खिलौने की दुकान पर वो एक रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए मचलने लगी। उसके पिता बोले, मीतू बेटा, ये बहुत महंगा खिलौना है, मैं तुम्हें बॉल ले देता हूँ। मीतू रोते हुए बोली, पापा, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे रिमोट वाली कार ही लेनी है। मेरे सब दोस्तों के पास रिमोट वाली कार है, मुझे भी चाहिए। मीतू के पापा बहुत समझा बुझाकर उसे मेले से घर ले आए। उन्होंने मीतू के लिए बॉल खरीद दी थी, मगर मीतू बस अपने कमरे में रोई जा रही थी। उसने एक बार भी बॉल की तरफ नहीं देखा। रोते रोते वो सो गई। सपने में वो देखती है कि वो एक जादू की नगरी में आ गई है। चारों ओर खेलने की चीजें हैं और फिर एक जादुई परी घोड़े पर बैठकर आती है। उस जादुई परी के हाथ में रिमोट वाली वही कार थी जो वो मेले में खरीदना चाहती थी। जादुई परी वो कार मीतू को देकर कहती है, बेटी, ये खिलौना तुम्हें पसंद है ना? लो, इससे जी भरकर खेलो। फिर रानी परी ढेर सारे खिलौने मीतू को देकर कहती है, ये सारे खिलौने आज से तुम्हारे हैं। मीतू वो खिलौने पाकर बहुत खुश होती है और खेलने लगती है। और फिर रानी परी आसमान में गुम हो जाती है और उसी समय मीतू की नींद खुल जाती है। उसका सपना टूट गया था। मीतू की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसके सामने अब सिर्फ वो बॉल ही थी। थोड़ी देर बाद वो बॉल लेकर अपने घर के आंगन में खेलने लगती है। इसी दौरान बॉल उसके हाथ से फिसलकर दूर सड़क पर चला जाता है। मीतू जैसे ही उसे लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, एक जादूगरनी उसके सामने पहुंच जाती है।
बेटी, ये खिलौना चाहिए? हाँ। ये लो, ये तुम्हारा बॉल। मेरे पास एक और खिलौना है, शायद तुम्हें पसंद आएगा। और ये कहकर वो जादूगरनी उसे रिमोट से चलने वाली कार देती है, जिसे देखते ही मीतू बहुत खुश हो जाती है। बेटी, मेरे पास और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं, तुम खेलना चाहोगी? हाँ, तो चलो मेरे साथ। और ये कहकर जादूगरनी उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है। मीतू को वो एक सुनसान शमशान के पास लेकर आती है और उसे कई सारे खिलौने देकर कहती है, बेटी, इनसे खेलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? मीतू हाँ में सर हिला देती है। जादूगरनी हंसते हुए चली जाती है। वो मीतू की बलि चढ़ाने का इंतजाम कर रही थी। आज इस बच्ची की बलि देकर मैं कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। उधर मीतू को डर लगने लगा। वो बोली, आंटी, मुझे घर पहुंचा दीजिए। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मैं घर जाना चाहती हूँ। और वो जोर जोर से रोने लगी। जादूगरनी जोर से हंसती है। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, यहाँ तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे, जिनसे तुम हमेशा खेलती रहोगी। मुझे नहीं खेलना है, मुझे घर जाना है। मीतू रोते हुए बोली। तभी घोड़े पर सवार रानी परी वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट जादूगरनी, मैं इस मासूम बच्चे को तेरे हाथों की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। तेरा अंत समय अब आ गया है। और ये कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और देखते ही देखते जादूगरनी आग में घिर जाती है। वो तड़पकर अपनी जान की भीख मांगने लगी, मगर रानी परी ने उसे जलाकर राख कर दिया। रानी परी को देखकर मीतू की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये वही सपनों वाली रानी परी थी जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। मेरी बच्ची, कल रात मैं तुम्हारे सपने में आई थी। मैंने तुम्हारी मासूमियत को देखा तो तुम्हें इस चांडाल चुड़ैल के हाथों मरते नहीं देख सकती थी। मेरी बेटी, मेरे रहते तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और ये कहकर रानी परी ने उसे जादुई खिलौना दिया। ये जादुई खिलौना है, जब भी दिल करे तुम इस खिलौने से जैसा चाहे वैसा खिलौना मांग सकती हो। ये सदैव तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। रानी परी, आपने मेरी जान बचाई, मुझे खिलौना दिया। इन सब के लिए आपका शुक्रिया। मगर मुझे कोई कीमती खिलौना नहीं चाहिए। जो मेरे माता पिता मुझे खरीद कर दे पाते हैं, मैं उसी से खेल लूंगी। शाबाश बेटी, लेकिन ये रानी परी का तोहफा है, इसे कबूल कर लो। और ये कहकर वो मीतू को उसके घर के करीब छोड़ आती है। अब मीतू के पास जादुई खिलौना था, जिसके जरिए अब वो रोज नए नए खिलौने मांगती और उसे दूसरे गरीब बच्चों को दे देती। मीतू अब बहुत खुश थी।